हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का वाटर चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम वाटर यानी कि पानी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, जैसे कि पानी बनता कैसे है और आखिरकार अगर इस दुनिया से पानी खत्म हो गया तो क्या होगा और किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर साइकिल को। इससे पता चलेगा हमें कि पानी फॉर्म कैसे होता है। देखो, जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर और ओशियन के अंदर और भी बहुत सारी जगह। लेकिन ये जो रिवर्स और लेक्स वाला वाटर है ना, इसे तो हम डायरेक्टली ड्रिंक भी कर सकते हैं, अपने यूज़ में भी ले सकते हैं। बट जो ओशियन वाटर है ना, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस पानी के अंदर नमक मिला हुआ होता है। इट इज़ वेरी सलाइन, नमकीन पानी होता है ये, इस वजह से इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसे यूज़ कर लिया तो क्या होगा सर, हमारी डेथ हो जाएगी इतना नमकीन पानी पीने की वजह से। जो सन है ना, वो क्या करता है, वाटर को हीट कर देता है। ये देखो, ये ओशन है, इसका जो वाटर है इसे हीट कर देता है सन। जब हीट करेगा तो ये वाटर क्या होने लगता है, इवेपोरेट, मतलब इस वाटर की भाप बनने लगती है। अब ये जो वाटर इवेपोरेट हुआ है ये आसमान में जाता है और इसके क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। ये देखो, इवेपोरेट हुआ वाटर, यहाँ पर क्लाउड्स बन गए। अब ये क्लाउड्स घूमते घामते ज़मीन के नज़दीक आते हैं और बारिश होने लगती है। ये देखो, अब ये जो बारिश होने वाला प्रोसेस है ना, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जो वाटर वेपर्स हैं ये कूल डाउन होते हैं, कंडेंस होते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं इनके, और फिर उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। सबसे पहले जो ओशन वाटर है वो हीट होता है, किसकी वजह से, सन की वजह से। वाटर इवेपोरेट हो जाता है, मतलब पानी की भाप बन जाती है। फिर यही छोटी छोटी जो पानी की भाप की बूंदें होती हैं ये एक साथ मिलकर क्लाउड्स बनाती हैं। क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भैया, आसमान से सिर्फ बारिश ही थोड़ना आती है, कभी कभी तो बर्फ भी गिर जाती है। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल। कभी कभी ये जो क्लाउड से पानी जमीन के ऊपर आता है ये बारिश की फॉर्म में आता है, तो कभी स्नो की फॉर्म में, कभी स्लीट की फॉर्म में। स्लीट भी एक टाइप से आप यही समझ सकते हो, बर्फ। ठीक है, तो बर्फ भी किसकी बनी होती है, पानी की। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस आपने समझा, क्या हुआ कि वाटर ज़मीन के ऊपर आया। अब ज़मीन के ऊपर आया है तो फिर ये दोबारा से ओशन के अंदर चले जाएगा, फिर ओशन से इवेपोरेट होगा, फिर इवेपोरेट होने के बाद क्लाउड्स की फॉर्म में आएगा, फिर दोबारा ज़मीन के ऊपर बारिश या फिर स्नो की फॉर्म में गिरेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बार बार, ये प्रोसेस होता रहता है, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग वाटर साइकिल। तो सर्कुलेशन जो हो रहा है बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं टेरेरियम। जो टेरेरियम है ये क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है जहां पर हम लोग अपने घर के अंदर छोटे छोटे घर वाले प्लांट्स उगा सकते हैं। तो इस टाइप की आपको एक्टिविटी बुक के अंदर बताई गई है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। अब मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। मतलब यहाँ से हमें फ्रेश वाटर यानी कि वो वाला पानी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, वो वाला पानी मिलता है। और ओशन जो वाटर है, जो ओशन बॉडी है, वहाँ पर कौन सा वाटर होता है, ज़्यादातर सॉल्टी वाटर होता है। अब याद रखना आप इस टर्म को कि सॉल्टी को हम लोग सलाइन भी बोलते हैं। तो नमकीन वाटर होता है ओशंस के अंदर, और ये जो नमक होता है ना वाटर के अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होता है। इस वजह से हम ओशन के वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। क्या हो, अगर हम उस पानी को पी लें तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जो सॉल्ट है ये भी हमें ओशियन से ही मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सॉल्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा ओशन वाटर था, कलेक्टेड करा था हमने ओशन वाटर को, और इस ओशन वाटर को धूप के अंदर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो वाटर था वो तो इवेपोरेट हो गया, नीचे बच गया सॉल्ट। यही प्रोसेस आप घर पे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको समुद्र का पानी कलेक्ट कर लेना है एक बोतल के अंदर, बड़े से एक कंटेनर के अंदर आपको उस पानी को डालना है, धूप के अंदर छोड़ देना है। कुछ समय बाद आप ये देखोगे कि पानी इवेपोरेट हो गया और जो नीचे बचेगा वो है नमक, सॉल्ट।
ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पर मेजर वो जगहें हैं जहाँ जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ओशियंस के नेम दे रखे हैं जो कि आपको लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजर जो ओशियंस है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं अकॉर्डिंग टू बुक। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। जो सलाइन वाटर यानी कि जो सी वाटर है वो लगभग 97.3% है। मतलब पूरी अर्थ के ऊपर जितना वाटर है उसका 97.3% कैसा वाटर है? सलाइन वाटर यानी कि नमक वाला पानी। उस पानी को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। फिर फ्रेश वाटर मतलब कि वो वाला पानी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो आइस कैप्स यानी कि बर्फ़ की फॉर्म में कितना है? 2.0%। 2.0% मतलब ओनली 2%। पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ 2% आइस कैप्स की फॉर्म में फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। ग्राउंड वाटर सिर्फ 0.68% है और फ्रेश वाटर जो लेक्स हैं दे आर ओनली 0.009%। इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स जो हैं वो 0.009% हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो है 0.0019% और रिवर्स के अंदर ओनली 0.0001%। तो आप देख सकते हो कि कितना कम पानी प्रेजेंट है हमारी अर्थ के ऊपर जिसे हम लोग पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसीलिए बोला जाता है कि वाटर को क्या करना चाहिए? हमें कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। लेकिन भैया क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ओशन वाटर को इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल मोटू लाल, साइंटिस्ट ऐसे मेथड और वेज निकाल रहे हैं जिससे कि हम लोग ओशन वाटर को इस्तेमाल कर सकें। अब हम पढ़ते हैं ओशन सर्कुलेशन के बारे में। जो ओशन वाटर है ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, लेकिन पानी के तो पैर होते ही नहीं, तो ये मूव कैसे करता है? देखो मूव करता है ये विद द हेल्प ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब इन सब का मतलब समझते हैं। वेव्स यानी कि लहरें, इस टाइप की आपने वेव्स ज़रूर देखी होंगी। तो ये जो वेव्स है ये कंटिन्यूसली क्रिएट होती रहती है, राइज एंड फॉल होती रहती हैं, ऐसे यू होता रहती है ये चीज़, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग वेव। कभी कभी अगर वेव बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो क्या हो, अभी समझते हैं हम लोग। कभी अर्थक्वेक आने की वजह से या फिर वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होने की वजह से जो वेव है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। और ये जो बहुत बड़ी वेव होती है इसे ही हम लोग बोलते हैं सुनामी। अच्छा, सुनामी से किस किस को नुकसान होगा? उन लोगों को नुकसान होगा जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं। तो ये देखो, इन लोगों ने घर बनाए थे समुद्र के किनारे, बहुत जोर की सुनामी आई, मतलब कि बहुत बड़ी वाली वेव आई और वो वेव इतनी बड़ी थी कि उसने आसपास के सारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया और जितनी भी चीज़ें थी उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सबसे बड़ी आज तक की सुनामी मेजर करी गई है वो थी 150 मीटर हाई, ठीक है। और ये जो वेव्स हैं ये ट्रैवल करती हैं एट द स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर्स पर आवर। जो सुनामी थी 2004 की, उसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे कोस्टल एरियाज, मतलब वो वाली जगहें जहां पर समुद्री किनारा है, मतलब कि समुद्र के किनारे वाली जगह, उन सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। जो इंदिरा पोर्ट था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, वो तो सबमर्ज ही हो गया, मतलब पानी के अंदर ही डूब गया था आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004। तो कौन सा पॉइंट था जो कि सबमर्ज हो गया था? आपको याद रखना है 2004 की सुनामी के बाद और कमेंट करना है फटाफट।
आंसर आपके सामने ही है, कमेंट कर दो और याद रखना इस चीज़ को। अब हम पढ़ते हैं टाइड्स के बारे में। देखो वेव्स और टाइड्स लगभग सिमिलर हैं, लेकिन याद करो मैंने शुरू में वेव्स को एक्सप्लेन करते में क्या बोला था कि बार बार ये राइज एंड फॉल होती रहती हैं, बार बार। लेकिन जो टाइड्स हैं वो लगभग दिन में ट्वाइस जो होता है, 2 बार दिन में राइज एंड फॉल होती हैं। तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, 2 बार होता है ये दिन में प्रोसेस, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं टाइड। अगर ये प्रोसेस 2 से ज्यादा बार होगा तो इसे ही हम लोग वेव्स कहने लगे। व्हेन वाटर कवर, जब पानी जो है आसपास जो समुद्र के किनारे की जगह है उसे काफी ज्यादा कवर कर लेता है, आसपास जहां पर समुद्री किनारा है वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाई टाइड है। और अगर बहुत कम पानी हो गया समुद्र के किनारे के आसपास, मान लो हम मुंबई के अंदर है, मुंबई में आपको पता है कि साथ में क्या है, समुद्र है, तो आप ऐसे मुंबई में घूमने के लिए गए हो, वहाँ पर आपने देखा कि आसपास जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर पानी है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि लो टाइड है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है तो क्या बोलोगे, हाई टाइड है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब टाइड्स कॉज क्यों होती है, मतलब टाइड्स क्रिएट कैसे होती हैं। टाइड्स क्रिएट होती हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। जो सन है वो क्या करता है, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और मून को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसी चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। तो एक दूसरे को ये लोग अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से टाइड्स क्रिएट होती हैं। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मोटू लाल मजे से क्लासरूम के अंदर पानी पी रहा था अपनी बोतल से। हाँ भैया, मुझे याद आ गया आपका एग्जाम्पल। मैं मजे से क्लासरूम में खड़े होकर पानी पी रहा था, मेरा दोस्त आया, उसने मेरी खोपड़ी पे पटाख से चाटा मारा, पूरा का पूरा पानी इधर उधर फैल गया मेरा। बिल्कुल जैसे मोटू लाल खड़े होकर आराम से पानी पी रहा था, लेकिन उसका दोस्त आया, उसको थोड़ा सा हिला दिया जिसकी वजह से उस डिसबैलेंस हो गया और पानी उसके मुंह से गिर गया। तो ऐसा ही अर्थ के साथ होता है। अब अर्थ को क्या कर रहा है, सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मून को कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो टाइड्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हाई टाइड क्रिएट होती है। अब देखो स्प्रिंग टाइड क्या होती है और नीप टाइड्स क्या होती है। स्प्रिंग टाइड देखते हैं हम लोग। तो स्प्रिंग टाइड क्या होती है, ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून डे पर द सन, द मून एंड द अर्थ जो है वो एक सेम लाइन के अंदर आ जाते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून, न्यू मून डेज, जो सन है, मून है और अर्थ है, ये एक सेम लाइन के अंदर आ जाते हैं। देखो बिल्कुल सेम लाइन के अंदर आ गए, यहां पर भी सेम लाइन के अंदर आ गए, फिगर ए में भी, फिगर बी में भी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइड्स यहां पर हाईएस्ट होती हैं और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। तो जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में होंगे तो कौन सी टाइड होगी, स्प्रिंग टाइड। जब ऐसे भी बी वाले फिगर में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है, ये फिर भी एक लाइन में ही है, सीधे हैं बिल्कुल, तब भी कौन सी टाइड आएगी, स्प्रिंग टाइड। लेकिन क्या हो अगर मून यहाँ पर हो, अर्थ यहाँ पर हो और सन यहाँ पर हो, जैसा हम लोग सी फिगर में देख रहे हैं, तो कौन सी टाइड आएगी, नीप टाइड्स। नीप टाइड्स कब क्रिएट होती हैं, जब एक प्रॉपर पोजीशन में सन, मून और अर्थ नहीं होते, लेकिन जब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं, सेम लाइन वाली पोजीशन में होते हैं, तब स्प्रिंग टाइड्स क्रिएट होती हैं। और स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची। नीप टाइड्स, व्हेन मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगोनल opposite direction by the gravitational pull of sun and the earth, resulting in the low tide. These tides are called neap tides. इन tides को हम लोग क्या बोलते हैं, neap tides. I hope ये क्लियर होगा आपको। जब एक लाइन में होंगे तो स्प्रिंग टाइड होंगी और स्प्रिंग टाइड क्या होती है, सबसे हाईएस्ट। नीप टाइड्स कौन सी होती हैं, जो सबसे लोएस्ट होती हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो, काफ़ी लो होती हैं ये। तो नीप टाइड्स कब होती हैं, जब सन, मून और अर्थ एक पोजीशन में नहीं होते। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, टाइड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये देखो टाइड्स की वजह से ही एक जगह पर पानी आता है। ये एक समुद्र का किनारा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट पिक्चर जो है यहाँ पर पूरा सूखा हुआ है और यहाँ पर पानी ही पानी है। अच्छा, हाई टाइड्स की हेल्प से हमें नेविगेशन में मदद मिलती है। अगर हमें किसी जगह पर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह, तो हाई टाइड्स की हेल्प से हम लोग जा सकते हैं।
They raise the water level close to the shores, which helps the ship to arrive at the harbor more easily. और शिप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है क्योंकि अच्छा खासा पानी प्रेजेंट होता है हाई टाइड वाले समय। हाई टाइड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिशिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, तो अब पानी है तो यहाँ पर मछलियाँ भी बहुत सारी आ जाएंगी किनारे पे समुद्र के, तो मज़े से हम लोग फिशिंग करके उन मछलियों को कलेक्ट कर सकते हैं। The rise and fall of the water due to tide is being used to generate electricity in some places. और कुछ जगहों पर ये जो वाटर ऊपर और नीचे फॉल हो रहा है, इसी चीज़ की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। बट कैसे करते हैं ये तुम साइंस में पढ़ोगे। मन्नू का ज्ञान तो तुमने चैनल को सब्सक्राइब करा ही होगा, मेन वाले चैनल को, वहाँ पर साइंस में मैंने पढ़ाया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ओशियन करंट्स के बारे में। व्हाट इज करंट? अरे भैया, करंट के बारे में तो मैं सब जानता हूँ। करंट यानी कि बिजली ना, बिजली की हेल्प से ही तो मैं अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ, फिर इंस्टाग्राम और फ्री फायर चलाता हूँ मजे से। नहीं, ये वो वाला करंट नहीं है मोटूलाल, ये है ओशियन करंट। जो वाटर है कॉन्स्टेंटली ओशन के अंदर एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ओशियन करंट। अब ओशियन करंट भी दो टाइप के होते हैं और ये क्रिएट के होते हैं, ये हम समझेंगे। सबसे पहले वार्म ओशियन करंट। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जब आपको गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखे के आगे खड़े हो जाते हो या ऐसी जगह पर चले जाते हो जहाँ पर सर्दी हो। तो पानी भी कुछ ऐसा ही करता है। अब ध्यान देना, ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर जो सन है वो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पर दे रहा है? ये इक्वेटर वाली लाइन पर। तो जो भी पानी इक्वेटर वाली जगह पर होता है वो सबसे गर्म हो जाता है। तो ये जो गर्म पानी है बोलता है भाई मुझे गर्मी लग रही है, अब मुझे ठंडी जगह पे जाना है। तो ये कहाँ पर जाएगा? देखो सबसे कम धूप कहाँ तक पहुँच पा रही है? ये पोल्स वाले रीजन पे। ये जो अर्थ के पोल्स वाले रीजन है यहाँ पर, तो कहाँ पर जाएगा फिर वो पानी ठंडा होने के लिए? पोल्स वाले रीजन में। तो ये जो ओशन वाटर है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वार्म ओशन करंट। गर्म पानी एक जगह से अगर ठंडी वाली जगह पर मूव करे तो उसे बोलते हैं वार्म ओशन करंट। अब ये जो ओशन करंट्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ पर होंगे? वार्म ओशन करंट इक्वेटर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट वाटर कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें? सी का इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा धूप आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट यहीं पर आ रही है। और ये वाटर कहाँ पर मूव करेगा? ठंडी वाली जगह पर, पोल्स पे। एग्जाम्पल क्या है इसका? गल्फ स्ट्रीम। अब देखो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कोल्ड ओशन करंट्स। अब इसके लिए भी सेम यही डायग्राम हमें समझना है और कुछ नहीं समझना, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा सारा। तो ध्यान देना, जब आपको ठंडी लगती है तो ठंडी के समय में क्या करते हो? जब ठंड लग रही है ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर थोड़ी गर्मी हो। तो बिल्कुल, अब ये जो पानी ठंडा ठंडा पानी होता है पोल्स वाले रीजन पे, इसको लगती है ठंडी, तो ये बोलता है मुझे कहाँ जाना है? गर्म जगह पर। तो जो ओशन करंट मूव करते हैं फ्रॉम पोलर रीजन और हायर एल्टीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड, इसे ही बोलते हैं हम लोग कोल्ड ओशन करंट। मतलब यहाँ से ठंडी वाली जगह से गर्म वाली जगह पर जो पानी आता है, ओशन वाटर आता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। अब इसका एक एग्जाम्पल है द लैब्राडोर ओशन करंट। ठीक है, अरे यार ये तो मेरे डॉगी का नाम भी है, मेरी डॉगी की ब्रीड भी है, नाम नहीं है ब्रीड भी है। क्या आपने सुना है इस डॉगी की ब्रीड के बारे में? लैब्राडोर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन करंट। इंपॉर्टेंस क्या है ओशन करंट्स की? ओशन करंट्स की हेल्प से क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो ओशन करंट है ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कंडीशन को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एरिया के। मतलब किसी भी जगह पर सर्दी रहने वाली है, गर्मी रहने वाली है, इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजन फैक्टर डिपेंड करता है ओशन करंट्स के ऊपर। वार्म करंट्स जो हैं वो वार्म टेम्परेचर लेकर आते हैं, और जो कोल्ड करंट्स है वो कैसा टेम्परेचर लेकर आएंगे? कोल्ड टेम्परेचर। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। ऐसी जगह जहाँ पर ये गर्म और ठंडा पानी, मतलब जो नॉर्मल वाला रीजन होता है, ये देख रहे हो आप यहाँ पर जो येलो से मार्क्ड रीजन, इस वाले रीजन के अंदर आप काफ़ी अच्छी फिशिंग वगैरह कर सकते हो। मछलियाँ यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो मछलियाँ हैं ना, फिशेज़ हैं, वो ना ही बहुत ठंडे पानी में रहना पसंद करती हैं, ना ही बहुत गर्म पानी के अंदर रहना पसंद करती हैं। एक मीडियम टेम्परेचर में रहना
पसंद करती हैं। तो जो भी सी जापान या फिर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पास में है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से फिशिंग कर सकते हो। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट, ऐसा एरिया जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं, मतलब कि वार्म और कोल्ड वाटर मिलते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग यानी कि धुंध टाइप हो जाती है। देखा ना आपने कि आसमान के अंदर धुआं धुआं सा लगता है हमें सर्दी में, उसे फॉगी वेदर बोलते हैं। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब आपके लिए एक सवाल है कि व्हाट आर वेव्स, वेव्स क्या चीज़ होती हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें सर हमारे किस काम की? देखो बुक के अंदर ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना बड़े बोरिंग तरीके से दे रखे हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से शॉर्ट के अंदर एक एक लाइन की डेफिनेशन और आंसर्स के अंदर कन्वर्ट करके विद सो मैनी इमेजेस मैंने बनाया है इन पूरे नोट्स को। तो आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो अगर आप मेंबर बन जाओगे। सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, सारी बुक्स के साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सारे आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, सैम्पल पेपर, मतलब आपको पता है कि बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं अब आपके स्कूल में नहीं आते होंगे क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो। चैप्टर के बीच से आते होंगे क्वेश्चंस, तो वो सारे क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। साथ ही में शाउट आउट, वो सारे बच्चे जो मेंबर्स बनेंगे उन्हें शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन ये मेंबर बनेंगे कैसे? सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको मेंबर बनना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, तभी हम लोग आगे ऐसे ही वीडियोज़ बना पाएंगे।